आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है, जहां हम दिए गए स्रोतों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ बेहद जरूरी पहलुओं की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। हमारे सामने जो जानकारी है उसके जरिए हम बेरोजगारी की पहेली, सरकार की तिजोरी यानी राजकोषीय नीति, आर्थिक वृद्धि और विकास के बीच के फर्क को समझेंगे। साथ ही आज़ादी के बाद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उतार चढ़ाव भरे सफर और अंत में कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की मौजूदा अहमियत पर भी बात करेंगे। जी। मकसद साफ है, इन जटिल विषयों की बुनियादी बातें और भारत की आर्थिक यात्रा के अहम पड़ावों को तेजी से समझना, ताकि एक स्पष्ट तस्वीर उभर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की परतें खोलना। बिल्कुल, ये सारे विषय एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए, बेरोजगारी की समस्या का हल अक्सर आर्थिक वृद्धि और सही सरकारी नीतियों में ढूंढा जाता है। और भारत की विकास यात्रा को समझने के लिए उसकी प्लानिंग के इतिहास को देखना तो लाजमी है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं बेरोजगारी से। आम भाषा में तो यही कि कोई काम करना चाहता है, काबिल भी है, पर काम मिल नहीं रहा। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो इसे और बारीकी से समझाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि बेरोजगारी सिर्फ एक तरह की नहीं होती। अर्थव्यवस्था की अलग अलग स्थितियों और कारणों के आधार पर इसके कई प्रकार हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अच्छा। जैसे एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो अस्थायी बेरोजगारी है जब कोई मान लीजिए एक नौकरी छोड़कर दूसरी की तलाश में होता है। अच्छा, मतलब जॉब चेंज के बीच का गैप। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई इंजीनियर एक कंपनी छोड़कर बेहतर मौके के लिए इंटरव्यू दे रहा है, तो उस बीच के समय में वो इस श्रेणी में आएगा। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चिंता की बात नहीं मानी जाती। ये एक तरह से सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा चिंताजनक है। ये तब होती है जब बाजार में जिस तरह के हुनर स्किल्स की मांग है वो लोगों के पास नहीं है। हाँ। टेक्नोलॉजी बदलने से या अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलने से ऐसा होता है। जैसे पहले टाइपराइटर जानने वालों की पूछ थी, कंप्यूटर आने के बाद अगर उन्होंने नई स्किल नहीं सीखी तो वो संरचनात्मक रूप से बेरोजगार हो गए। ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है, जैसे ऑटोमेशन और एआई की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव यानी बिजनेस साइकिल से जुड़ी है। अच्छा। जब अर्थव्यवस्था में मंदी यानी रिसेशन आती है, कंपनियों की बिक्री घटती है, तो वो उत्पादन कम करती हैं और लोगों को नौकरियों से निकाल देती हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। और वो जो मौसम के हिसाब से काम मिलता है, वो सीजनल हुई। जी हाँ, वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में ये आम है। बुआई या कटाई के समय काम होता है, लेकिन बाकी समय कई खेतीहर मजदूरों के पास नियमित काम नहीं होता। टूरिज्म या मान लीजिए बर्फ हटाने जैसे काम भी इसी श्रेणी में आते हैं। और एक खास तरह की बेरोजगारी जो भारत जैसे विकासशील देशों में ज्यादा दिखती है, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई मतलब इसमें ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं पर असल में उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी शून्य या बहुत कम होती है। जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं। जैसे एक छोटी सी दुकान या खेत जिसे 2 लोग आराम से संभाल सकते हैं, वहां परिवार के 4-5 लोग लगे हुए हैं। अगर उनमें से 2-3 हट भी जाएं तो उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो दिखते तो हैं कि काम कर रहे हैं, पर असल में उनका योगदान उतना नहीं है। समझ गई जी। अच्छा, तो ये 5 मुख्य प्रकार हुए: फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, सीजनल और डिस्गाइज्ड। स्रोत में एक दिलचस्प तरीका भी दिया है इन्हें याद रखने का, FSCSD, या एक वाक्य 5 स्मार्ट कैट्स स्टे डाउन। ये काफी मददगार हो सकता है। हाँ, ये छोटी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में मदद करती है। बिल्कुल। चलिए अब अगले भारी भरकम लगने वाले शब्द पर आते हैं, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। स्रोत इसे बड़ा आसान बनाते हैं। ये सरकार की पैसे की योजना है। पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ। इसे सरकार का बजट गेम भी कहा गया है। सुनने में दिलचस्प लगता है। हाँ, ये सरकार के बजट से जुड़ा है। बिल्कुल। सरकार की आमदनी, जिसे रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, वो मुख्य तौर पर 2 हिस्सों से आती है। एक तो टैक्स से होने वाली कमाई, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST वगैरह जी। और दूसरी होती है नॉन टैक्स कमाई, जैसे सरकारी कंपनियों का मुनाफा है या कोई लाइसेंस फीस है, जुर्माना है। कभी कभी इसमें ग्रांट्स भी शामिल होती हैं। अच्छा, और खर्चा? और फिर है सरकार का खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। ये भी 2 तरह का होता है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे तनख्वाह देना, पेंशन, सब्सिडी, जो कर्ज लिया है उसका ब्याज भुगतान करना। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो संपत्ति बनाने पर खर्च होता है, जैसे सड़कें बनाना, पुल, स्कूल,
अस्पताल बनाना, कोई मशीनरी खरीदना, ये भविष्य के लिए एक तरह का निवेश है। और इसी आमदनी और खर्चे के हिसाब किताब से निकलते हैं बजट घाटे, जिनका जिक्र अक्सर सुनते हैं। फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत 3 मुख्य घाटों को समझाते हैं। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, जो बताता है कि सरकार की रोजमर्रा की आमदनी उसके रोजमर्रा के खर्चों से कम है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। नहीं, ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि इसका मतलब है सरकार उधार लेकर क्या कहते हैं रोज के खर्चे चला रही है। इसे कभी कभी मजाक में उधार लेकर घी पीना भी कह देते हैं। अच्छा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है फिस्कल डेफिसिट। ये सरकार के कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, और उसकी कुल आमदनी, टोटल रिसीट्स, लेकिन इसमें उधार को शामिल नहीं करते, के बीच का अंतर है। अच्छा। ये असल में दिखाता है कि सरकार को उस साल कुल कितना उधार लेने की जरूरत पड़ेगी अपने खर्च पूरे करने के लिए। ये अर्थव्यवस्था की सेहत का एक बड़ा पैमाना है। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट का मतलब है ज्यादा उधारी, जिसका बोझ भविष्य पर पड़ता है। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ये फिस्कल डेफिसिट में से जो ब्याज भुगतान है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, उसको घटाकर निकाला जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है कि सरकार को मौजूदा साल के खर्चों के लिए ब्याज को हटाकर कितना उधार चाहिए। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार अब नया उधार सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ले रही है, अपने बाकी खर्चों के लिए नहीं। समझ गए। तो सरकार इन घाटों को और पूरी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल करती है? स्रोत बताते हैं 3 मुख्य तरीके हैं। टैक्स की दरें बदलना, टैक्सेस, जी। सरकारी खर्च घटाना, बढ़ाना, और जरूरत पड़ने पर उधार लेना, मतलब TGB कह सकते हैं। टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बोरोइंग। हाँ, यही मुख्य राजकोषीय नीति के टूल्स हैं। सरकार टैक्स घटाकर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ सकती है ताकि खर्च बढ़े, या टैक्स बढ़ाकर खर्च कम कर सकती है। इसी तरह सरकारी खर्च बढ़ाकर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, मांग पैदा कर सकती है, या खर्च घटाकर महंगाई काबू करने की कोशिश कर सकती है। उधार लेना एक विकल्प है, लेकिन इसके अपने परिणाम होते हैं, जैसे ब्याज का बोझ बढ़ना। ये तो हुई सरकार के पैसे की बात। अब एक और बुनियादी सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम है, लेकिन इनमें एक महीन पर बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है देश के कुल उत्पादन, यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या नेशनल इनकम का बढ़ना। अच्छा। ये अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि को दिखाता है। ये एक मात्रात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव माप है, सिर्फ आंकड़ों की बात है। ठीक है। और डेवलपमेंट? जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ज्यादा व्यापक, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें ग्रोथ तो शामिल है ही, लेकिन साथ ही लोगों की जीवन की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार भी देखा जाता है। जैसे क्या लोगों की शिक्षा बेहतर हो रही है? क्या स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही हैं? क्या गरीबी कम हो रही है? क्या जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बढ़ रही है? ये गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव पहलुओं पर भी ध्यान देता है। स्रोत का उदाहरण इसे अच्छे से स्पष्ट करता है कि अगर किसी देश की GDP तो बहुत बढ़ गई, लेकिन वहां ज्यादातर लोग अभी भी गरीब हैं, अशिक्षित हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, तो हम कहेंगे कि वहां ग्रोथ तो हुई है पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए विकास को मापने के लिए सिर्फ GDP काफी नहीं है। स्रोत कुछ और इंडिकेटर्स बताते हैं, जैसे GDP पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, जो औसत आय का अंदाजा देता है। हाँ। लेकिन सबसे अहम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ये 3 चीजों को मिलाकर बनता है आय, GNI पर कैपिटा, शिक्षा, स्कूलिंग के औसत साल और अपेक्षित साल, और स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अच्छा, ये ज्यादा बैलेंस्ड है। जी, ये विकास की एक ज्यादा संतुलित तस्वीर पेश करता है। और आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की बात भी बहुत होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम आज अपनी जरूरतें इस तरह से पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता से कोई समझौता ना हो। मतलब पर्यावरण का ध्यान रखते हुए? बिल्कुल, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करना। जैसे जीवाश्म ईंधन, मतलब फॉसिल फ्यूल्स, की जगह नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल करना।
ये विकास को लंबा और टिकाऊ बनाता है। और इस सारे विकास का आधार क्या है? स्रोत दो चीजों पर जोर देते हैं, ह्यूमन कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है देश के लोग कितने शिक्षित, स्वस्थ और कुशल, मतलब स्किल्ड हैं। यही लोग तो नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, इनोवेशन करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, अच्छी सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब आर्थिक गतिविधियों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। इनके बिना ना उद्योग चल सकते हैं ना सेवाएं। सही बात है। स्रोत ने इसे याद रखने के लिए जी हाइल का जिक्र किया है। ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये विकास के कई पहलुओं को समेट लेता है। ये समझने के बाद अब भारत की अपनी आर्थिक कहानी पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत एक विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिश्रित मतलब यहाँ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। हाँ, आज़ादी के बाद भारत ने यही मॉडल अपनाया। इसकी कुछ विशेषताएं भी स्रोत में बताई गई हैं, जैसे आज भी एक बड़ी आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, हालांकि जीडीपी में कृषि का हिस्सा अब काफी कम हो गया है। हाँ, ये तो है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जो एक चुनौती भी है और एक अवसर भी, मतलब एक बड़ा बाजार भी है। गरीबी और बेरोजगारी लंबे समय से बड़ी चुनौतियां रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने आज़ादी के बाद नियोजित विकास, मतलब प्लान डेवलपमेंट का रास्ता चुना। यहीं से पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लान्स का दौर शुरू होता है ना। 1950 में योजना आयोग बना और 1951 में पहली योजना आई। हाँ, योजना आयोग का काम था देश के संसाधनों का आकलन करना और अगले 5 सालों के लिए विकास के लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करना। ये विचार, जैसा आपने कहा, सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरित था। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली 2017 तक। हर योजना का अपना एक फोकस एरिया होता था। स्रोत में इन सभी योजनाओं का ब्यौरा है, लेकिन शायद हमें हर एक के आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं। क्या हम मुख्य पड़ावों और सोच में आए बदलावों पर नजर डाल सकते हैं? हाँ, मतलब जो बड़े शिफ्ट्स हुए। बिल्कुल, वो ज्यादा उपयोगी रहेगा। देखिए, शुरू की योजनाएं, खासकर पहली और दूसरी 1951 से 61 पर नेहरूवादी सोच हावी थी। पहली योजना का फोकस जाहिर तौर पर कृषि और सिंचाई पर था, क्योंकि देश खाद्य संकट से जूझ रहा था। हाँ, भाखड़ा नांगल जैसे बांध। जी बिल्कुल, भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बांध इसी दौर की देन है। और ये योजना काफी हद तक सफल भी रही अपने लक्ष्यों में। अच्छा। दूसरी योजना ने दिशा बदली और भारी उद्योगों, हैवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया, स्टील प्लांट्स वगैरह। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मकसद था देश को औद्योगिक रूप से, क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन फिर मुश्किलें भी आईं तीसरी योजना के समय। हाँ, तीसरी योजना 1961-66 के दौरान 2 युद्ध हुए। चीन से 1962 में, पाकिस्तान से 1965 में, और भयंकर सूखा भी पड़ा। इन सब वजहों से ये योजना अपने लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गई, मतलब बुरी तरह सफल हो गई। ओहो। इसके बाद 3 साल 1966-69 योजनाओं की छुट्टी रही, जिसे प्लान हॉलिडे कहते हैं। इस दौरान पंचवर्षीय योजना की जगह छोटी छोटी वार्षिक योजनाएं बनी। अच्छा, ब्रेक लेना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी के दौर में क्या बदलाव आए? चौथी और पांचवी योजनाएं 1969-79 इंदिरा गांधी के प्रभाव में रही। चौथी योजना में आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास पर जोर था। और इसी दौरान आपको याद होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। हाँ बिल्कुल। पांचवी योजना का तो मशहूर नारा ही था, गरीबी हटाओ। इस दौर में राज्य का अर्थव्यवस्था में दखल बढ़ा। पांचवी योजना वैसे सफल रही थी, लेकिन राजनीतिक बदलाव के कारण समय से पहले 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे रोक दिया था। हाँ, और फिर वो बड़ा बदलाव आया 1990s में, उदारीकरण वाला। हाँ, लेकिन उससे ठीक पहले 80 के दशक में छठी और सातवीं योजना 1980-90 गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ा। राजीव गांधी के समय कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हुई। ये योजनाएं ज्यादातर सफल रहीं। अच्छा। लेकिन 1990-92 में फिर राजनीतिक अस्थिरता और गंभीर आर्थिक संकट आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट जिसे कहते हैं। इसके चलते फिर 2 साल योजना नहीं बन पाई। और इसी संकट ने एक तरह से भारत को बड़े आर्थिक सुधारों के लिए मजबूर किया। हाँ, 1991 के एलपीजी सुधार, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल। तो 8वीं योजना 1992-97 इन्हीं सुधारों के साए में शुरू हुई। इसने अर्थव्यवस्था को खोला, लाइसेंस राज कम किया, निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया।
इस योजना ने काफी अच्छी वृद्धि दर हासिल की और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। हाँ, ये तो एक बड़ा मोड़ था। और उसके बाद की योजनाएं, उनका फोकस क्या रहा? बाद की योजनाएं मतलब 9वीं से 12वीं सन 2016 से 17 तक वो मुख्य रूप से समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के विचार पर केंद्रित रही। समावेशी विकास यानी विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे। गरीबी कम हो, रोजगार बढ़े, क्षेत्रीय असमानताएं घटें। लक्ष्य भी काफी ऊंचे रखे गए। खासकर 10वीं और 11वीं योजनाओं में 8% और 9% वृद्धि का लक्ष्य था। 11वीं योजना का तो नारा ही था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12वीं योजना 2012 से 17 में इसमें सतत शब्द भी जुड़ गया, तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और यही भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। क्या स्रोत इन योजनाओं के पूरे क्रम को याद रखने का कोई तरीका बताते हैं? वो कोड जो दिया है। स्रोत में एक लंबा कोड दिया गया है, AIB हॉलिडे SGTRIBFFS। ये शायद हर योजना के मुख्य फोकस को, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बैलेंस्ड, हॉलिडे, सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाओ, टेक, राजीव रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव, बिग टारगेट, फास्ट एंड फेयर, सस्टेनेबल आखिरी प्लान को याद रखने के लिए है। पर मुझे लगता है मुख्य बदलावों और चरणों को समझना शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय सिर्फ कोड याद रखने के। सही कहा, फोकस समझना ज्यादा जरूरी है। और फिर 2015 में योजना आयोग की जगह एक नई संस्था आ गई, नीति आयोग। ये बदलाव क्यों जरूरी समझा गया? देखिए, योजना आयोग पर काफी समय से ये आरोप लगते थे कि वो टॉप डाउन अप्रोच अपनाता है। मतलब दिल्ली में बैठकर राज्यों के लिए योजनाएं बना दी, जिसमें राज्यों की अपनी जरूरतें, उनकी स्थानीय परिस्थितियां और उनकी भागीदारी कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाती थीं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, को इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया। अच्छा। इसका उद्देश्य बॉटम अप अप्रोच और सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। यानी राज्यों को योजना प्रक्रिया में ज्यादा सक्रिय भागीदार बनाना, उनसे सलाह मशवरा करना। तो ये काम कैसे करता है? योजना आयोग से अलग कैसे है? एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि नीति आयोग मुख्य रूप से एक थिंक टैंक या सलाहकार संस्था है। ये सरकार को दीर्घकालिक नीतियां बनाने में मदद करता है, राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने का काम करता है, नए विचारों पर शोध करता है। लेकिन इसके पास योजना आयोग की तरह राज्यों को फंड आवंटित करने की सीधी शक्ति नहीं है। अच्छा, तो ये सलाह देता, पैसे नहीं बांटता। हाँ, इसीलिए स्रोत का वो मुहावरा सटीक लगता है, थिंक टैंक, पावर बैंक नहीं। ये एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव था, बिल्कुल। अब जरा अर्थव्यवस्था के दो बुनियादी क्षेत्रों पर आते हैं, कृषि और उद्योग। स्रोत इनकी क्या अहमियत बताते हैं? देखिए, कृषि को आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, खासकर रोजगार के लिहाज से। हाँ, ये तो है। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है। हाँ, स्रोत हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का जिक्र करते हैं, जिसने 60 और 70 के दशक में HYV बीज, उर्वरक और सिंचाई के जरिए गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया और देश को खाद्य सुरक्षा दी। हालांकि ये भी सच है कि इसके कुछ नकारात्मक पर्यावरणीय और क्षेत्रीय असंतुलन वाले प्रभाव भी हुए। और सरकार की नीतियां, MSP वगैरह। जी, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी, PM किसान जैसी सरकारी नीतियां किसानों की आय और कृषि की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन पर हमेशा बहस भी चलती रहती है। और उद्योग क्षेत्र, खासकर विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। स्रोत 1991 के सुधारों के बाद औद्योगिक माहौल में आए बदलावों का उल्लेख करते हैं, जिनसे निजी क्षेत्र को काफी बल मिला। और इसमें वो MSMEs का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण पहलू है MSMEs, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी छोटे और मझोले उद्योग। ये कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की मेक इन इंडिया जैसी पहलें देश में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही शुरू की गई हैं। लेकिन ये सब चलेगा कैसे बिना अच्छी सड़कों, बिजली के? बिल्कुल सही सवाल। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कृषि और उद्योग दोनों का विकास काफी हद तक बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर यानी बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, IT, कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है।
हाँ, सर्विसेज सेक्टर तो बहुत तेजी से बढ़ा है भारत में। जी हाँ, भारत में सेवा क्षेत्र का विकास पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से हुआ है और अब जीडीपी में इसका योगदान सबसे ज्यादा है। ये तीनों क्षेत्र मतलब कृषि, उद्योग और सेवाएं आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। स्रोत का एक्रोनिम AGIM यानी एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया शायद कुछ प्रमुख बातों को याद दिलाने के लिए है। और इन सब के बीच गरीबी और असमानता की चुनौती तो बनी हुई है। हाँ, वो एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। स्रोत संक्षेप में इसके कारणों का जिक्र करते हैं: तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी बराबर पहुंच न होना, रोजगार के पर्याप्त अवसर न बन पाना और संसाधनों का असमान वितरण। और उपाय? उपाय भी वही हैं जिन पर लगातार काम होता रहता है। रोजगार गारंटी योजनाएं जैसे मनरेगा, खाद्य सब्सिडी देना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना और लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाना। ये एक सतत संघर्ष है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई अहम मुद्दों को टटोला। बेरोजगारी के प्रकारों से लेकर सरकार की वित्तीय नीतियों तक, ग्रोथ और डेवलपमेंट के फर्क से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे इतिहास और नीति आयोग के नए दौर तक, और फिर कृषि, उद्योग, गरीबी जैसे बुनियादी सवालों तक काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल। ये सारी जानकारी मिलकर दिखाती है कि भारत की आर्थिक यात्रा कितनी बहुआयामी और उतार चढ़ाव भरी रही है। आज़ादी के समय की चुनौतियों से लेकर आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाने तक देश ने लगातार प्रयोग किए हैं, अपनी नीतियों को बदला है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। और ये कहानी अभी चली रही है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। अंत में स्रोत बताते हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में लाया गया, जिसका मुख्य काम सोचना और सलाह देना है, न कि सीधे लागू करना या फंड देना। भारत जैसे विशाल और विविध देश की विकास की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। भविष्य में तीव्र, सतत और समावेशी विकास के लक्ष्यों को सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि जमीन पर उतारने के लिए इस शक्तिशाली थिंक टैंक के साथ किस तरह के प्रभावी एक्शन टैंक या कार्यान्वयन तंत्र मतलब इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स की जरूरत होगी, जो सोच को हकीकत में बदल सके। ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये।